CMA का लेक्चर नंबर 47। कल हमने किया था मेक और बाय डिसीजन विदाउट लिमिटिंग फैक्टर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 तो आप खुद करेंगे अभी बैठ के। क्वेश्चन 2 पे आ जाए, मैंने क्वेश्चन 2 करवाना है। 1 और 4 आप अभी खुद करेंगे, 10-10 मिनट में होने वाले हैं। घर से 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे सब बच्चे। कल हमने किया था मेक और बाय डिसीजन या आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग डिसीजन क्वेश्चन नंबर 2 एजी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से होगा। क्वेश्चन नंबर 2 एजी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्वेश्चन में वो कहता है यू आर रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट पर आए। यू आर रिक्वायर्ड, जिनके पास क्वेश्चन नहीं है वो किसी के साथ शेयर कर लें। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस द कंपनीज मैनेजमेंट वेदर इट शुड एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ मून लिमिटेड। ये सप्लायर है मून लिमिटेड जो आपको ऑफर दे रहा है। हमारी कंपनी का नाम ऊपर नजर आ रहा होगा पहली लाइन में, एजी इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो वो आपसे कहता है आप मून लिमिटेड की ऑफर एक्सेप्ट करें या ना करें, एडवाइस करें। और कंटिन्यू टू मैन्युफैक्चर द ट्रांजिस्टर्स इन हाउस ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। असल में इन्होंने अगले साल के लिए फैसला करना है कि अगले साल ये ट्रांजिस्टर खुद बनाते रहें या ट्रांजिस्टर किससे खरीद लें, मून लिमिटेड से। वो ऊपर स्टोरी में भी बताया हुआ है। कहता है एजी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर्स ट्रांजिस्टर। एजी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर्स transistors which are used for assembling the flat screen TV। ये टीवी नहीं बनाते बल्कि टीवी में इस्तेमाल होने वाले ट्रांजिस्टर बनाते हैं। तो ये कंपोनेंट्स बनाते हैं। सवाल प्रोडक्ट का नहीं, कंपोनेंट का, पुर्जे का है। ड्यूरिंग द रीसेंट ईयर एंडेड। रीसेंट ईयर एंडेड का मतलब होता है जो साल आपका अभी खत्म हुआ है। अब ये सारा डेटा माजी का है, इससे आपने फ्यूचर का डेटा पहले कंपाइल करना है। ये सारा डेटा रीसेंट एंड का मतलब है अभी साल खत्म हुआ है, ये उसका हिस्टोरिकल डेटा है। ड्यूरिंग द रीसेंट ईयर एंडेड 2006 जून को 5000 ट्रांजिस्टर वर मैन्युफैक्चर्ड एट द फॉलोइंग कॉस्ट। कितने ट्रांजिस्टर मैन्युफैक्चर किए इन्होंने? 5000। ये ड्यूरिंग द करंट ईयर थे, हमने अगले साल के देखने कितने होंगे। चलो, जो भी ट्रांजिस्टर इन्होंने बनाए थे उस पर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगी थी 1 मिलियन। तो ये पर यूनिट है कि टोटल है? टोटल है। अगर आपको पर यूनिट निकालनी हो कि एक यूनिट पे कितना मटेरियल लगता है या लगा था पिछले साल गुजरे हुए में, तो आप इसको डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 5000 यूनिट्स पे डिवाइड करोगे तो एक यूनिट का आ जाएगा मटेरियल। बताओ मटेरियल वेरिएबल होता है कि फिक्स कॉस्ट होता है? क्वेश्चन 2 कर रहे हैं, लेट आते हो नोट्स में। अच्छा, डायरेक्ट वेजिस कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 5,60,000 रुपए की जी। 5 लाख ये भी वेरिएबल कॉस्ट होती है नॉर्मली, ये भी टोटल में दी हुई है 5000 ट्रांजिस्टर की। अगर एक यूनिट की निकालना चाहें हम तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 5000। फैक्ट्री ओवरहेड्स में लीज रेंटल, रेंटल नॉर्मली फिक्स होता है। रेंटल मुझे कैसे पता चला? मैंने आपको बेसिक वाले चैप्टर में बताया हुआ है। रेंटल नॉर्मली फिक्स होता है। इंश्योरेंस नॉर्मली फिक्स होती है। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली फिक्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी मेंटेनेंस होती है वो नॉर्मली क्या होती है? अदर ओवरहेड्स के मुतालिक नीचे बताया हुआ है। क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं लिखा, ना फिक्स का नाम ना वेरिएबल का, इसका ब्रेकअप नीचे बताया हुआ है। कहता है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूड्स एबनॉर्मल लॉस ऑफ 30,000। ऊपर मटेरियल कॉस्ट कितनी दी है? 1 मिलियन। उसमें कितना एबनॉर्मल लॉस शामिल है? नॉर्मल लॉस तो शामिल होता है मटेरियल कॉस्ट में, एबनॉर्मल लॉस मटेरियल कॉस्ट का पार्ट, लेबर का, कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं होता, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। जिन्होंने अकाउंटिंग अच्छी पढ़ी है उनको पता होगा, जिन्होंने अच्छी अकाउंटिंग नहीं भी पढ़ी वो सुन लें।
पढ़ी भी है तो ठीक है, नहीं भी पढ़ी तो सुन लें। हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में दो तरह का लॉस होता है, दो तरह का लॉस होता है। एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जो होता है, ये आपने वो जो परसेंटेजेस में लॉसेस नहीं होते मटेरियल के लिए, वो ये वाले होते हैं। तो नॉर्मल लॉस जो होता है इसको एक्सपेक्टेड लॉस भी कहते हैं। ये लिख लें, बाद में काम फिर आएगा एक और चैप्टर में। नॉर्मल लॉस को एक्सपेक्टेड लॉस भी कहते हैं। मतलब ये प्रोडक्ट को बनाने से पहले ही आपको पता होता है कि होना है। इसी को एस्टिमेटेड लॉस भी कहते हैं। नॉर्मल लॉस को एक्सपेक्टेड लॉस या एस्टिमेटेड लॉस भी कहते हैं। एबनॉर्मल लॉस को अनएक्सपेक्टेड लॉस कहते हैं। हमारी उम्मीद नहीं होती फिर भी हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड लॉस भी कहते हैं इसे। इसे एक्सीडेंटल लॉस भी कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड या अनएस्टिमेटेड। एक्सीडेंटल लॉस भी कहते हैं इसको, ड्यू टू नेग्लिजेंस। इसके साथ आगे ड्यू टू नेग्लिजेंस या लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंस भी कहते हैं इसको, लापरवाही की वजह से जो होगा। लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंस भी कहते हैं। हाँ जी, लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंस भी कहते हैं। नॉर्मल लॉस को एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड लॉस भी कहते हैं। ये प्रोडक्ट बनाने से पहले ही पता होता है कि होना ही होना है, कुछ ना कुछ होना है। हाँ, थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है लेकिन होना जरूर है। ये प्रोडक्ट जब तक बनती नहीं तब तक नहीं होता, ये प्रोडक्ट बनने के बाद पता चलता है कि ये लॉस हुआ है। इसको हमारी जबान में एक्सेस लॉस भी कहते हैं। कौन सा लॉस? एक्सेस लॉस का मतलब है नॉर्मल से इजाफी जितना होगा, नॉर्मल लॉस के अलावा जितना एक्स्ट्रा लॉस होगा। अगर आपने सोचा था, मिसाल के तौर पर मैंने 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन शुरू की, मैंने सोचा था नॉर्मल लॉस 10% होगा। 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की, आउटपुट नहीं दी हुई, प्रोडक्शन स्टार्टेड दिया जिसको इनपुट कहते हैं। 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन स्टार्ट की, मेरा ख्याल था 10% नॉर्मल लॉस होगा, तो 10,000 यूनिट्स का 10% करें तो नॉर्मल लॉस बनता है, एक्चुअल लॉस 1200 यूनिट्स का हो गया। असल लॉस कितने का हो गया? इसमें से 1000 यूनिट्स के लॉस को नॉर्मल ट्रीट करेंगे। अकाउंटिंग के लिए ये किया जाता है। कबाड़िए को 1200 ही देने हैं, उसको नहीं पता नॉर्मल वाले दे रहे हुए नॉर्मल वाले। अकाउंटेंट ये करता है तकसीम कि जो भी आपकी एस्टिमेशन के मुताबिक लॉस है वो नॉर्मल है, एस्टिमेशन से ऊपर वाला जो लॉस है वो एबनॉर्मल है। तो इसके एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल के टुकड़े हो जाएंगे। 1000 यूनिट्स विल बी नॉर्मल लॉस, ऊपर वाले 200 यूनिट्स क्या होंगे? तो हमारे लिए एबनॉर्मल लॉस की डेफिनेशन ये भी एक एक्स्ट्रा बात है जो एफआर में शायद आपने ना पढ़ी हो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में नॉर्मल लॉस क्या है? प्रोडक्ट को बनाने से पहले जो लॉस आप एस्टिमेट करेंगे उस एस्टिमेटेड लॉस को नॉर्मल कहते हैं। जब प्रोडक्ट बन जाती है एक्चुअल लॉस आता है, फिर हम देखते हैं कितना एस्टिमेशन के मुताबिक है, बाकी एस्टिमेशन से ऊपर जितना होगा वो एबनॉर्मल लॉस है। कभी कभार एस्टिमेशन से नीचे भी हो जाता है, उसको कह देते हैं एबनॉर्मल गेन। क्या कह देते हैं? एस्टिमेशन से ऊपर नीचे तो हो सकता है, अभी फिलहाल ऊपर की बात ही करें, कम होने की बात है वो हम पढ़ेंगे, चैप्टर एक अलग है। तो एबनॉर्मल लॉस क्योंकि पढ़ा रहा हूं, तो एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एक्स्ट्रा लॉस ओवर एंड अबव द नॉर्मल लॉस। एक्स्ट्रा किससे ऊपर? इन एडिशन टू नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के अलावा जितना लॉस ऊपर वाला होगा
मेरा बेटा वो एक्स्ट्रा लॉस आपका क्या कहलाता है? एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। जो नॉर्मल लॉस होता है ये प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनता है, छुप जाता है उसके अंदर, कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनता है। आपकी अकाउंटिंग में बताया होगा टीचर ने। यहां पे हम कहेंगे ये प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट होता है। जब भी मैं डायरेक्ट मटेरियल लूंगा, अगर उसमें नॉर्मल लॉस है तो मटेरियल को बढ़ा के ले लूंगा, अगर लेबर के टाइम में लॉस है तो उसको भी बढ़ा के ले लूंगा। तो बेटा ये जो नॉर्मल लॉस है ये प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट होता है, छुपे हुए अंदाज में। इट इज हिडन इन प्रोडक्शन कॉस्ट, ये बात याद रखें। इसको छुपा दिया जाता है किसके अंदर? प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर छुपा दिया जाता है। इसको सेपरेट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। आपकी अकाउंटिंग की जबान में बोलें तो इसको सेपरेट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। कहीं इसकी एंट्री नहीं होगी नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट या लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और कुछ जो भी क्रेडिट करना है, तो ये सेपरेट एक्सपेंस के तौर पर कभी भी पीएलएस में नजर नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल में सेपरेटली नजर नहीं आएगा। लेकिन अब नॉर्मल लॉस को सेपरेट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है जी, रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट एक्सपेंस। और वो कहां रिकॉग्नाइज किया जाता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हेडिंग के नीचे। कहां रिकॉग्नाइज किया जाता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हेडिंग के नीचे। ये बातें आपको सारी पता हैं, मैंने तो सिर्फ रिवाइज की हैं। ये बात शायद आपके लिए नहीं हो, ये पहले भी बच्चों को पता है कि अचानक जो लॉस हो जाए वो एक्सीडेंटल लॉस है, एक्स्ट्रा लॉस हो जाए, नेग्लिजेंस की वजह से हो जाए, बल्कि इसको कंट्रोलेबल लॉस भी कहते हैं। अगर लापरवाही ना की जाए तो ये कंट्रोल भी हो सकता है एहतियाती तदाबीर से। लेकिन ये वाला जो लॉस है इसको अनकंट्रोलेबल या आने होना है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता ये। जब भी मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाता हूं टैंकी फुल करवाता हूं, लेकिन वो जितने में मैं टैंकी फुल करवाता हूं मेरा जहां तक ख्याल है शायद उसमें से 0.1% ना वो डलवाने में ही इवेपोरेट होता है। आप अगर उसको दूर से खड़े होके देखें तो ऐसे लगता है हवा ऊपर उड़ रही है, वो एक्चुअली आपका फ्यूल इवेपोरेट हो रहा होता है। तो वो को चलो मैं तो अंदाजे से परसेंट बता रहा हूँ, 0.1% भी हो सकता है 1, लेकिन क्योंकि मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, दिमाग पे सवार है खर्चे, वो अब अनकंट्रोलेबल है, वो जितनी मर्जी एहतियात कर ले ना वो मैं रोक सकता हूं ना वो। अच्छा वो भी उनको भी जब वो आता है ना बड़ा कंटेनर ऑयल वाला, जब वो शिफ्ट होता है ऑयल, डेफिनेटली वो तो 2-3 दफा तो उसका ढक्कन खोल के पैमाने से चेक करते हैं कि जो टैंकर में फ्यूल आया क्या वो पूरा आया है या वो कम आया। उसके चेक करने में ही 1-2 दफा थोड़ा सा फ्यूल उसके साथ पैमाने के साथ वो स्टिक होती है जिसके थ्रू चेक करते हैं, उस पर भी लगा रह जाता है, नो डाउट वो उड़ जाता है बाद में, लेकिन ये अनअवॉइडेबल लॉस है। ठीक है, नॉर्मल लॉस अनअवॉइडेबल होता है, एबनॉर्मल लॉस। अब ये सारी स्टोरी इतनी लंबी चौड़ी मैंने आपको क्यों बताई? जब भी आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, जब भी आप, तो नॉर्मल लॉस ने तो होना ही होना है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है लेकिन होना है। तो आप अपनी डिसीजन मेकिंग में नॉर्मल लॉस को तो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का, जो भी कॉस्ट है उसका पार्ट बनाएंगे अगर मटेरियल का लॉस है नॉर्मल। लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस है तो वो तो लापरवाही का पलंदा है, वो लापरवाही की वजह से हुआ है। मैंने पेट्रोल डलवाने के बाद भी उसको खुला छुड़ा रखा कि चल हाँ जरा देखिए उड़ता है पेट्रोल के नहीं, तो हो सकता है घर जाने तक मेरा सारा फ्यूल उड़ जाए। बेटा टाइम पे आना, आइंदा से, आज लेट हुए हैं ठीक है लेकिन आइंदा से टाइम पे। मैं दूसरी क्लास में नहीं घुसने देता बच्चों को, ठीक है, तो टाइम पे। अब आपकी क्लास में भी ये असूल है, जो मेरे बाद आएगा वो वापस जाएगा। नॉर्मल लॉस डिसीजन मेकिंग में काउंट होगा, एबनॉर्मल लॉस लापरवाही की वजह से, बेटा नेग्लिजेंस की वजह से, वो डिसीजन मेकिंग में काउंट। इस सवाल में नॉर्मल लॉस था, एबनॉर्मल कितना था? 30,000। अगर आप अपनी डिसीजन मेकिंग में काउंट कर रहे हैं तो आप एज्यूम करें अगले साल भी लापरवाही हम करेंगे लाजमी, ऐसा नहीं होता। अगले साल तो आपकी ख्वाहिश होगी यार ये लॉस क्या हो
कंट्रोल हो, ये वाला, ये तो होता ही नहीं ना, ये तो आपके कंट्रोल में रहता ही नहीं बेचारा। इसीलिए फिर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल लॉस विल बी कंसिडर्ड इन डिसीजन मेकिंग, बट एबनॉर्मल लॉस आ जाए तो अपने सवाल को एबनॉर्मल लॉस से पाक करके फिर डाटा देखें। यानी मुझे यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट 10 लाख नहीं देखनी चाहिए थी, मुझे मटेरियल कॉस्ट कितनी देखनी चाहिए थी? 970 है आपके लिए, 10 नहीं है। 970 को 5000 यूनिट पे तकसीम करो तो पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी 190, एग्जैक्ट 194। सारी स्टोरी का लुबे लुबाब समझ आ गया है? क्या लुबे लुबाब है बताओ भाई? जो नॉर्मल लॉस होगा वो एक्सपेक्टेड लॉस होगा और जो एबनॉर्मल लॉस है वो जो नॉर्मल लॉस से अबव होगा। ये तो एक बात है। डिसीजन मेकिंग में क्या इसका इस्तेमाल है? ये इस्तेमाल होगा कि जो नॉर्मल लॉस होगा वो प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर ऐड होगा। वो ऐड होगा, मतलब अगर मटेरियल में लॉस शॉस कह दिया तो आप उसकी एडजस्टमेंट करके लेंगे। एबनॉर्मल लॉस आ जाए तो उसको डू नथिंग, एक्सपेंस है वो, लेकिन डिसीजन मेकिंग में नहीं है, वो रिपोर्टिंग में जाएगा। दफा करें हमारी डिसीजन मेकिंग का एक्सपेंस। डू नथिंग फॉर डिसीजन मेकिंग कह रहा हूं, रिपोर्टिंग के लिए नहीं कह रहा। अगर आप मुझे किसी और चैप्टर में कहेंगे जो डिसीजन मेकिंग का नहीं है, वहां एबनॉर्मल लॉस आएगा तो बेटा मैं एक्सपेंस कैलकुलेट करूंगा। मैं कह रहा हूं सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए। ये जो मैंने अभी रूल बताया लॉसेस का, ये किसके लिए बताया? सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए, कि ये डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन सकता है। इसको डिसीजन मेकिंग के लिए डू नथिंग, बल्कि डू नथिंग मींस इग्नोर। हाँ, लेकिन एक चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग का जिसमें नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल बार बार आएगा, वहां मैं लूंगा, क्योंकि वो चैप्टर डिसीजन मेकिंग का नहीं है, वो है प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते कैसे हैं। आगे चलो भी, आगे कहता है द फॉलोइंग एस्टिमेट्स हैव बीन मेड फॉर द कमिंग ईयर या नेक्स्ट ईयर के लिए। जी पहला आप क्या है? द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब वो जो ट्रांजिस्टर आप बनाते थे, प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन यूनिट्स। द प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय, बच्चे कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा? बेटा प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं का, प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन यूनिट्स। पिछली दफा हमने 5000 ट्रांजिस्टर बनाए थे गुजरे हुए साल में। अब आपने ये सारे से अगले साल का डाटा, जो लोग लेट आए सुन लें, हम पढ़ रहे वही कल वाला टॉपिक मेक और बाय वाला, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ रहा हूं, उसमें पिछले साल का डाटा दिया हुआ था 5000 ट्रांजिस्टर का। हमने डिसीजन अगले साल के डाटे से लेना है और वो डाटा कंपाइल करना है। तो पिछले साल 5000 ट्रांजिस्टर बना के बेचे थे या बनाए थे, अगले साल 60% ज्यादा बनने, बताओ कितने बनते हैं? 8000 ट्रांजिस्टर बनेंगे मेरा ख्याल है। कितने? तो जब 8000 ट्रांजिस्टर बनेंगे तो हर वेरिएबल कॉस्ट 8000 ट्रांजिस्टर के लिए लोगे। मटेरियल 5000 ट्रांजिस्टर के लिए था, लेबर 5000 ट्रांजिस्टर के लिए थी। बाद में कर रहा हूं हर वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, फिक्स नहीं। रेंट शेंट फिक्स होता है, वो नहीं चेंज होगा। आगे चलो, प्रोडक्शन कितने परसेंट बढ़नी है? और मटेरियल की कॉस्ट जो है वो 20% बढ़नी है। 20% बढ़ने का मतलब ड्यू टू इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। कॉस्ट वैसे भी बढ़ेगी जब प्रोडक्शन यूनिट ज्यादा बनाओगे तो ये लिखा नहीं, लेकिन अगर कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है, मटेरियल कॉस्ट लिखा हुआ है। गवर्नमेंट की रेगुलेशन की वजह से 1 जुलाई अगले साल के बिल्कुल पहले दिन से वेजेस रेट भी कितना बढ़ जाएगा? 12%। अदर ओवरहेड्स कितने परसेंट बढ़ेंगे? 6% बढ़ेंगे। तो अदर ओवरहेड ऊपर 6 लाख है, अगले साल 6% बढ़ेंगे, लेकिन उसका ब्रेकअप दिया हुआ है। तो हमेशा कोई भी कॉस्ट अगर बढ़ भी रही हो और ब्रेकअप भी हो, तो मेरी आदत है मैं हमेशा पहले उसका पुराना ब्रेकअप करता हूं। ब्रेकअप पहले करना है, बाद में इनको इंक्रीज डिक्रीज करना है। पिछले साल की रकमों का पहले ब्रेकअप करो। ब्रेकअप में वो क्या कहता है? 40% ऑफ द अदर ओवरहेड्स आर फिक्स कॉस्ट एलोकेटेड बाय, एलोकेटेड हो, फिक्स, एब्जॉर्ब्ड हो, अपोर्शनड हो। ये 3 अल्फाज मैंने जो बताए थे, एलोकेटेड, एब्जॉर्ब्ड और अपोर्शन, अगर आपको याद हो रेलेवेंट कॉस्टिंग में, तो ये बिजनेस की एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट के लिए होते हैं। ये एट्रीब्यूटेबल या इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट के लिए, यानी ये इररेलेवेंट फिक्स कॉस्ट के लिए होते हैं। ऊपर वाले ओवरहेड्स में से 40% इररेलेवेंट हैं, उनको बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, छोड़ो, दफा करो। बाकी 60% जो है वो क्या है? बाकी रिमेनिंग जो है वो वेरिएबल है। तो निकालो जरा ऊपर से। ओवरहेड 6 लाख क्या है? 6 लाख के 2 टुकड़े करें, इसमें से 2,40,000 फिक्स कॉस्ट एलोकेटेड थी, कर लिया मैंने लहदा। उसके बाद 3,60,000 इसमें क्या थे?
जो कि 5000 यूनिट्स के थे। रेलेवेंट कॉस्टिंग लगाते हुए ये तो रेलेवेंट नहीं होते, ये रेलेवेंट वेरिएबल ओवरहेड मैंने कहा था जैसे भी दिए होंगे वो, लेकिन मसला ये 5000 ट्रांजिस्टर के हैं, हमने अगले साल 5000 ट्रांजिस्टर नहीं बनाने, तो इसको पर यूनिट पे कन्वर्ट करके इसको चेंज, याद रखें जब भी रकमें चेंज करनी होंगी टोटल रकमों को पहले पर यूनिट पे कन्वर्ट करो फिर बढ़ाओगे। ये 5000 ट्रांजिस्टर के लिए थी सारी रकमें जो वेरिएबल की थी, समझ आ रही है। हमने कितने ट्रांजिस्टर बनाने हैं, तो मेरा ख्याल है मैं करूंगा 3,60,000 डिवाइडेड बाय 5000 ट्रांजिस्टर, तो एक यूनिट के आ जाएंगे 70, फिर मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन उसके बाद उसने इंक्रीज भी बताया हुआ है कोई पता नहीं कितने परसेंट, वो इन्फ्लेशन की वजह से है। जितने भी यूनिट्स के अलावा इंक्रीज है ना वो सारे इन्फ्लेशन के गिने जाते हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स के अलावा बाकी सारे क्या कंसिडर होंगे, इन्फ्लेशनरी वजह से 4%, 6%। इसमें जो इंक्रीज डिक्रीज है उसको दफा मारें क्योंकि ये खुद बेचारी रेलेवेंट ही नहीं है। आगे चलो, आगे क्या कहता है, कहता है जी मून लिमिटेड है, एक स्पेशलिस्ट है ट्रांजिस्टर का, उसने क्या यार अगले साल की सारी रिक्वायरमेंट मुझसे ही ले लो ट्रांजिस्टर की, और कितनी प्राइस पे वो आपको ट्रांजिस्टर देने को तैयार है, 400 रुपए पे। कौन है ये मून लिमिटेड, ये ट्रांजिस्टर सप्लाई करने वाली पार्टी है जो आपकी कंपनी को ऑफर लगा रही है कि मुझसे ले लो, कितने का, 400 रुपए विल बी योर परचेज कॉस्ट, ऐसे ही है। if it decided to discontinue the production of ट्रांजिस्टर, अगर आपने ट्रांजिस्टर की प्रोडक्शन खुद करना बंद कर दी, खुद करना, खुद का मतलब है एजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो ट्रांजिस्टर बनाती थी, अगर इन्होंने ट्रांजिस्टर बनाना खत्म कर दिए तो फिर क्या होगा, कहता है वो जो ऊपर इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट जिससे आप बना रहे थे ट्रांजिस्टर, वो इक्विपमेंट आप वापस कर देंगे कंपनी को, लीजिंग कंपनी को, जिसकी वजह से वो आपकी ऊपर वाली सारी कॉस्ट बचेंगी जो इक्विपमेंट की हैं। इसका मतलब ये है, मतलब जब आप इक्विपमेंट ही वापस कर दोगे तो उसका रेंटल भी खत्म हो जाएगा, सेव हो जाएगा, इक्विपमेंट की इंश्योरेंस भी खत्म हो जाएगी और उसकी मेंटेनेंस भी खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब है ये सारी फिक्स कॉस्ट थी और ये अवॉइड हो जाएंगी ड्यू टू शटडाउन या ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारी फिक्स कॉस्ट सेव होंगी, रेलेवेंट है। फिक्स कॉस्ट बढ़ जाए तो इंक्रीमेंटल कम हो जाए तो अवॉइडेबल रेलेवेंट होती हैं। आगे क्या कहता है, एडिशनल कॉस्ट क्या लगेंगी आपकी खरीदने की वजह से, क्या लगेगी जी एडिशनल, एक तो चीजों को ट्रांजिस्टर को चेक करना पड़ेगा 20,000 पर एनम पे, और इंश्योरेंस कितनी कराओगे, ये फिर रास्ते वाली इंश्योरेंस ही होगी 8 रुपए पर ट्रांजिस्टर। ले जी ये सारा सवाल है, इस सवाल का सारा डेटा वो कल वाला टेबल बना के आपने बताना है कि ये इदारा ट्रांजिस्टर खरीदे मून लिमिटेड से कि ना खरीदे। लिखें जी, बनाए टेबल, मैं करवा रहा हूँ, शाबाश शुरू करें, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाए, नए पेज से शुरू कीजिएगा, कल वाला फॉर्मेट सामने रखिएगा, जरा उसको भी हम जायजा लेते रहेंगे। सबसे पहले हेडिंग दें एजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपनी का नाम लिखे एजी इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरी लाइन में लिखें इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल बाइंग, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल बाइंग फॉर 8000 ट्रांजिस्टर। कितने ट्रांजिस्टर की बाइंग का फैसला करना है अगले साल में, ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर लिखना है तो लिख लें, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। वैसे ये सारा डाटा लेना ही अगले साल का, फ्यूचर का है। ये 8000 ट्रांजिस्टर कहाँ से आए, पिछली दफ़ा 5000 ट्रांजिस्टर बनाते थे, अब अगली दफ़ा 6% ज़्यादा बनाएंगे अगर बनाए तो। हम तो बनाना छोड़ के ख़रीदने की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो हमारी अगले साल की रिक्वायरमेंट 8000 है। तो अब लिखें जी इसके अंदर रेलेवेंट कॉस्टिंग का टेबल फॉर्मेट बना के हेडिंग दे रेलेवेंट इनकम, हेडिंग क्या दें, रेलेवेंट इनकम्स। तो कल वाला फॉर्मेट अगर हम जेन में रखें तो सबसे पहले लिखें सेविंग इन मटेरियल कॉस्ट, और एक एक लाइन छोड़ते जाइएगा रकमें निकालने के लिए। सेविंग इन मटेरियल कॉस्ट, अगले साल का मटेरियल कितना सेव होगा। अगली लाइन में क्या आएगी, सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट, और क्या था, सेविंग इन वेरिएबल एफओएच कॉस्ट, सेविंग इन
इन सब के नीचे एक एक लाइन छोड़नी है क्योंकि ये तीनों वेरिएबल कॉस्ट हैं। अगर कोई बच्चा ये तीनों ना लिखना चाहे तो वो उसके मुतबादिल एक लाइन लिख सकता है, हाँ, सेविंग इन वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, उसका टाइम बचेगा। थोड़ा कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी कैलकुलेट, लेकिन ये लाइन एक आ जाएगी, ठीक है, मर्जी। उसके बाद सेविंग इन फिक्स कॉस्ट में लिखें, सेविंग इन फिक्स कॉस्ट में या एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट में ये रकमें तो सीधी सीधी हैं। रेंटल, सेविंग इन रेंटल होगा इक्विपमेंट का, मेरा ख्याल है इसमें तो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़नी। सेविंग इन फिक्स्ड रेंटल ऑफ इक्विपमेंट, और क्या कम होगा, वो इक्विपमेंट उसने क्या ना वापस कर देंगे। और सेविंग इन लिखा हुआ है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग छोड़ेंगे, सवाल ये था कि ये इदारा मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के बाइंग की तरफ जाना चाह रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग की सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, तो ये इक्विपमेंट भी वापस चला जाएगा, इसकी कॉस्ट सेव होगी। एक तो रेंटल की सेविंग है, दूसरा इंश्योरेंस की सेविंग है, तीसरा मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की सेविंग है। क्या लिखा, सेविंग इन, अच्छा, और क्या कॉस्ट सेव हो रही है, इक्विपमेंट का किराया बच गया, इंश्योरेंस बच गई, मेंटेनेंस बच गए, और वेरिएबल ओवरहेड लिख लिए सेविंग इन, अच्छा, मटेरियल भी सेव कर लिया है, लेबर भी। अच्छा, एक दो लाइनें छोड़ के लिखे अब रेलेवेंट एक्सपेंसेस, कोई और बाद में भी आइटम आ सकती है, एक दो लाइनें छोड़ के फिर हेडिंग दे रेलेवेंट एक्सपेंसेस। अब आपने खरीदने के सारे एक्सपेंस लिखने हैं, तो उसमें हमारा पहला कल जो फॉर्मेट में लिखा था परचेज एक्सपेंस या परचेज कॉस्ट थी, रेलेवेंट एक्सपेंस हेडिंग है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। हाँ जी, परचेज एक्सपेंसेस, उसके बाद उसको लाने का इंश्योरेंस, सॉरी किराया शराया कोई नहीं दिया, इंश्योरेंस एक्सपेंस दिया हुआ है, और एक कौन सा दिया हुआ है, इंस्पेक्शन। तो ये ज़रा आसान है, ये पहले लिख लें। लिखो जी, परचेज एक्सपेंस कितने से आएगा, जो आसान लगे वो पहले लिखते होते हैं। तो परचेज एक्सपेंस आएगा ब्रैकेट में 400 रुपये पर यूनिट खरीदेंगे इंटू 8000 ट्रांजिस्टर। 400 रुपए का एक ट्रांजिस्टर आएगा, 8000 ट्रांजिस्टर, ऊपर 3 सिफर कॉमन ले लें, पूरी पूरी रकमें लिखने वाला बेवकूफ है। 1000 कॉमन लेने की आदत डाले, बड़े हो जाएं, मैं कहूं या ना कहूं, बड़े हो जाएं, मुझे बार बार नहीं कहना चाहिए। हो गया सोल्यूशन? हाँ, तो ठीक है, जिन्होंने कर लिया वो क्वेश्चन 1 करेंगे और 4 करेंगे, बैठना नहीं, मैंने यही कराना था। हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट की सेविंग कितनी निकाली आपने, तो नहीं सॉरी, पहले परचेज कॉस्ट कितनी लिखी है, 400 इंटू 8000 यूनिट्स, तो 3200। इंस्पेक्शन कॉस्ट आप लिख देंगे 20 की माइनस में, 20 की माइनस में कॉस्ट है ना, 20,000 थी, 1000 कॉमन है। ट्रांजिस्टर की आएगी 64,000, 8 रुपए का एक ट्रांजिस्टर इंटू 8000, तो ये परचेज करने के खर्चे में यहां लिख रहा हूं। परचेज कॉस्ट 400 का एक ट्रांजिस्टर मिलेगा इंटू 8000 यूनिट्स, 3200, ऊपर रुपीज इन 1000 कॉमन। इसके बाद इंस्पेक्शन का खर्चा दिया हुआ था 20,000 पर एनम, ठीक है, पूरे साल का ही कर रहे हैं। इंश्योरेंस का खर्चा परचेज करते हुए 8 रुपए एक ट्रांजिस्टर का, तो 64,000। बनाने की सारी कॉस्ट सेव होंगी, तो रेलेवेंट इनकम, अगले साल की मटेरियल कॉस्ट सेव होगी, मटेरियल कॉस्ट की सेविंग। हमारा मटेरियल था 9,70,000 रुपए का, 9 लाख डिवाइडेड बाय 5000 यूनिट्स इंटू 8000 यूनिट्स, और फिर इसको इन्फ्लेट भी करना है, 20% कॉस्ट बढ़ रही है। ये ले जी, ये आ जाएगा मटेरियल की कॉस्ट। 970 डिवाइडेड बाय 5000 करने से एक यूनिट की मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 8000 क्यों किया, क्योंकि जब यूनिट चेंज होंगे तो टोटल मटेरियल कॉस्ट विल चेंज, बेसिक आनी चाहिए। ये इन्फ्लेशन लगाया है 20%, हाँ भाई 18.4 जी बेटा। इसी तरह हर वेरिएबल कॉस्ट इसी तरह होगी,
हर वेरिएबल, वैसे ये मैं लिख सकता था इधर, जो जवाब आता वो पर यूनिट कितनी थी, उसने पर यूनिट नहीं दी, इसलिए आपको पहले पुरानी कॉस्ट को पुराने यूनिट पे डिवाइड करना पड़ा ताकि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ जाए मटेरियल की। 970 कहां से आया? 10 लाख में से 30,000 का एबनॉर्मल लॉस खत्म करके बाकी। लेबर कॉस्ट की सेविंग कितनी है? वेजेस कॉस्ट की सेविंग, वेजेस कॉस्ट थी 5,60,000 डिवाइडेड बाय पुरानी कॉस्ट को पुराने यूनिट्स पे करो ताकि एक यूनिट की आ जाए 8,000 यूनिट्स, और गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक 12% ये भी इंक्रीज करेगी, 12%। गवर्नमेंट कहती है 12% इसमें इजाफा आना था, लेकिन आपके तो पैसे बच गए। 100 जी, वेजेस तो बेटा हम देते हैं ना एम्प्लॉयज को, इदारा हमें कॉस्ट पड़ती है, तो जब आप प्रोडक्ट खरीदना करेंगे उन बंदों को कहेंगे पान जाओ छुट्टी, आपकी जरूरत ही नहीं है, आप तनख्वाह क्यों दें, आपको काम ही नहीं करा रहे। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट जो पड़नी थी वो सेव हो जाएगी। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स वो कितने थे? वेरिएबल ओवरहेड 6 लाख का 60%, 360 डिवाइडेड बाय 5,000 यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स और इन्फ्लेशन 6%, 610 पॉइंट। अब बाकी खर्चे मैंने नहीं लिखे जो सेव हो रहे हैं, रेंटल वूंटल वो सारे दिए हुए हैं, वो कॉपी करो खुद और प्लस माइनस करके बताओ रेंटल कितना सेव होगा। 90,000, 90 का 19 की इंश्योरेंस सेव होगी, और इक्विपमेंट की मुरम्मत का खर्चा कितना सेव होगा? 200 का। बस आप प्लस माइनस करके देख लो, नेट रिजल्ट जो भी आता है, जो भी आता है, अगर पॉजिटिव आ गया तो आप कहेंगे एक्सटर्नल बाइंग इज रिकमेंडेड, नेगेटिव आ गया तो कहेंगे एक्सटर्नल बाइंग इज नॉट रिकमेंडेड। बस ये सवाल है जी, ऐसे करना है। अब ये सवाल कोई भी आ जाए आगे टॉपिक्स का, ऐसे ही टेबल बनना है और ऐसे ही एक एक रकम निकालनी है। एक्सटर्नल बाइंग इज रिकमेंडेड या नॉट रिकमेंडेड, पॉजिटिव आ रहा है, नेट रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, नेट रिजल्ट वो कहते हैं पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, पॉजिटिव आने का मतलब है कि आप जिस प्रपोजल पे जाना चाह रहे हैं वो फायदेमंद है, तो एक्सटर्नल बाइंग इज रिकमेंडेड है, क्योंकि बाइंग करने से बचत ज्यादा है, खर्चा कम पड़ रहा है। एक्सटर्नल बाइंग इज रिकमेंडेड, ये फिक्रा लिखना है, इसका 1 नंबर होता है, इसको कहते हैं डिसीजन स्टेटमेंट। कई गोंगलू सारी कैलकुलेशन कराते हैं, ये भूल ही आते हैं कि लिखना है, इसका 1 नंबर मुफ्त का चला गया। एक्सटर्नल बाइंग इज रिकमेंडेड मुकम्मल हो गया। अब सवाल नंबर 1 और 4 आप करें, मेरी तरफ से क्लास खत्म है, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूं आपके करने का, जल्दी करो जी। कल क्लास नहीं है, नो क्लास ऑन संडे। हाँ जी, सुन लें, समझ लें, वो आपसे ये कह रहा है, वो कह रहा है कि जनाब आप, मेरा ख्याल है प्रोडक्ट का नाम है बीटा, बीटा है, आप बीटा की मैन्युफैक्चरिंग छोड़ देंगे और उसी फैक्ट्री में उन्हीं वर्कर से जीटा बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे? जीटा का जो 1 यूनिट है ना, जीटा का 1 यूनिट बनाने में 20% टाइम ज्यादा लगता है। जीटा का 1 यूनिट बनाने में 20% टाइम ज्यादा लगता है, ये कहीं लिखा हुआ है। अब जब टाइम ज्यादा लगता है तो डेफिनेटली किसी भी यूनिट को बनाने में टाइम ज्यादा लगता है, तो टोटल टाइम को जब ज्यादा टाइम पर यूनिट कंज्यूम होगा तो यूनिट कम बनेंगे, उतने तो नहीं बन सकते जितने के पहले बनते थे,
और वैसे भी उसने कहा हुआ है टोटल लेबर टाइम की शॉर्टेज है, मतलब टोटल लेबर टाइम लिमिटेड है। तो एक्चुअली मैंने तो इसकी जगह ये किया हुआ है, देखो ऐसी अपनी तरफ से टोटल लेबर आवर होते हैं लेबर आवर पर यूनिट इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। बीटा के हम सालाना तकरीबन 18,000 यूनिट बनाते हैं। कितने? एक यूनिट का टाइम नहीं बताया हुआ, तो मैं अपनी तरफ से 1 घंटा एज्यूम कर लेता हूं। कोई बच्चा 2 घंटे कर ले, कोई 3 कर ले, 4 कर ले, जो मर्जी एज्यूम करो, इसमें कोई कैद नहीं है। 1 घंटा अगर एज्यूम करें तो 18,000 यूनिट पे टोटल कितने घंटे लगते हैं? उन्हीं 18 घंटों में अब जीटा बनाना है। 18,000 घंटों में, उन्हीं 18,000 घंटों में अब क्या बनाना है? कितने यूनिट बनाने हैं ये तो नहीं बताया, लेकिन उसने कहा है कि ये जो टाइम होगा इससे 20% टाइम ज्यादा लगेगा। 1 यूनिट का टाइम जीटा पे 1 आवर के 20% बढ़ा दो। किसी ने अगर ये 2 घंटे लिया होगा तो वो 2.4 कर देगा, किसी ने 3 घंटे लिया होगा तो 20% ज्यादा करने के बाद 3%, कुछ भी कर लो। ये रकम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वो 20% वाला रिलेशन। तो 1 घंटे को 20% बढ़ाओगे तो अब कितने यूनिट बनाएं? 18,000 घंटों में बन जाए, लेकिन हर यूनिट ने पहले से थोड़ा ज्यादा टाइम खाना है। साफ सी बात है, आपके घर में जितना टोटल राशन है, अगर आप 2 रोटियों की बजाय 4 रोटियां खाना शुरू कर दें एक टाइम की, तो डेफिनेटली वो राशन कम दिन कंज्यूम चलेगा। तो बिल्कुल इसी तरह टोटल लेबर टाइम है, अगर हर यूनिट ज्यादा टाइम कंज्यूम करने लग पड़े 20%, तो यूनिट्स कम बनेंगे। मैथ है ये। कितने बनेंगे? मैंने एज्यूम डाटा लेके कर लिया, रीअरेंज करो तो क्या आता है जरा देखो, 15,000 यूनिट्स, ये जवाब है। यानी अगर वो कहता जीटा का और बीटा का टाइम सेम है, फिर बीटा के अगर 18 छोड़ते तो जीटा के भी 18 बनते। अगर वो कहता नहीं 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 नहीं, जीटा पे 20% टाइम कम लगता है, अगर वो कहते ना कम लगता है, फिर ये 0.8 आने से ये यूनिट पहले से ज्यादा बन जाने थे। 19,000 के पता नहीं कितने, लेबर आवर नहीं बढ़ रहे, यूनिट्स बढ़ रहे हैं। हाँ, तो इससे कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? रेट इंटू 1.2 करोगे तो गड़े बढ़ेगी कॉस्ट, जो पहले होती थी उससे 20% ज्यादा होगी जीटा की। नई बात समझ आई? यही पॉइंट था, यही गलत हुआ है लोगों का। सारे बच्चों ने पेपर में 18,000 यूनिट्स लिखे थे, लेकिन नंबर एक ही कटा उनका, नंबर एक ही कटा है, सारे नहीं कट रहे नंबर। कंट्रीब्यूशन 1472 रुपए आता है जीटा का पर यूनिट पे, वो जिसने निकाल लिया वो सही है। सवाल में यही पॉइंट था। लो दिखाओ आगे, तीसरा सवाल भी करो, बैठना नहीं। जिन्होंने तीसरा भी कर लिया है वो जा सकते हैं, बस ऑफ हो गई क्लास।